हेलो हाय सफलता विद अपर्णा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपर्णा शुक्ला। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे होम मैनेजमेंट, और होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम लोग कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने तमाम वीडियोस जो है देख ली हैं, पढ़ ली हैं। उन सारे वीडियोस की लिंक आपको, यही है यूट्यूब चैनल, आपको इसी को जो है चैनल को आपको ओपन करना है, आपको प्लेलिस्ट पे जाना, सारा प्लेलिस्ट बन रखा है, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हैं। मैंने एक मोटिवेशन वीडियो डाला था, छोटा सा था, उसको भी ज़रूर सुनिएगा, वो आपके लिए बहुत लाभदायक है। आपको कोई भी समस्या होती है, आप इस ग्रुप पर, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, वहाँ पर आपके क्वेश्चन आप दे सकते हो, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा सकते हो, वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चन आंसर करने के लिए मिलते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होते हैं। आज मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर जो है मस्तिष्क का क्वेश्चन कराया था, कल मैंने कराया था विटामिन ए का। आपको जो है टेलीग्राम से चैनल पर जाना है, अपर्णा सिस्टर टीजीटी पीजीटी को आपको सर्च करना है, आपको वो मिल जाएगा। और आप क्या करेंगे कि आप जो है उसको देखेंगे और वहाँ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहाँ से आपको ग्रुप का नंबर मिल जाएगा। आप ग्रुप पर, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर हेलो लिखकर भेजेंगे, मैं आपको ऐड करूँगी। वहाँ पर आपको एनसीईआरटी के वॉइस नोट मिलेंगे और आपको वहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे जो मैं पढ़ाती हूँ उसके, और आप लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसके भी जो है आपको आंसर मिलेंगे। और जो है आप उससे भी ज़्यादा है, मैं कुछ ना कुछ वहाँ पर डालती रहती हूँ, वहाँ पे ज्ञान की चीज़ें वो आपको मिलेंगी जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतर है। चलो ठीक है, फिर हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्या शुरू करेंगे हम लोग? शुरू करेंगे एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के तत्व। तो देखो मैंने वो लगा रखा है, पिक्चर भी लगा रखा है। लाइन, शेप, कलर, वैल्यू, फॉर्म, स्पेस और टेक्सचर। लाइन मतलब रेखा, स्पेस मतलब स्थान, शेप मतलब जो है इसका आकार, और कलर मतलब रंग, वैल्यू मतलब मूल्य, क्या उसको बोलते हैं, हाँ मूल्य ही तो बोलते हैं। और उसके बाद में फॉर्म मतलब वही शेप जिसको बोलते हैं, नमूना जो होता है। और स्पेस मतलब स्थान। टेक्सचर मतलब क्या होता है? टेक्सचर मतलब होता है उसका जो है जो पोत होता है वो टेक्सचर होता है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं? ये सारे आपके कला के तत्व हैं। कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं, ठीक है। तो कला के तत्व कितने होते हैं? कला के तत्व होते हैं 7। हम लोग शुरू करते हैं। पढ़ना बहुत कठिन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वो झंझटी नहीं है, मतलब बस आप लोगों को इतना ज़्यादा विस्तृत रूप से बता दिया जाता है कि आप लोग हैरान हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आपको परिभाषाएं देखनी है या कोई भी ऐसी चीज़ें आपको देखनी है जो आपको घबराहट देगी। परिभाषा है नहीं कुछ, बस कला क्या है तो वही है। कला के बारे में पूछेगा तो आप बता दोगे कि हाँ, कला विचार और भाव को इस ढंग से व्यक्त करती है कि जिसमें मनुष्य अपने जीवन के खूबसूरत वस्तु को देखता है, उससे वो खुश होता है, ये कला है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से जो जो आगे मैं पढ़ाती रहूँगी उसके इसी तरह से आपको उदाहरण और आपको परिभाषा मिलती रहेगी। इसकी परिभाषा आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलती है, बस ये रहता है क्या होता है, रंग कितने, एलिमेंट कितने होते हैं कला के, रंग क्या होता है, नमूना क्या होता है, आकार क्या होता है, यही सब रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग को ऐसा नहीं कोई समस्या करना है कि आप लोग बहुत समस्या ये नहीं है, समस्या ये आप लोग घबरा बहुत जाते हो, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। कला के तत्व। कला का अर्थ क्या होता है? मैंने बताया कि कला विचारों और भावों को इस ढंग से अभिव्यक्त करता है, प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य अपने चारों ओर जीवन में सुंदर और खूबसूरत वस्तुओं को देखता है, जो हृदय को आनंदित करती है, और जो उसमें भाव उमड़ता है वह शब्द को अभिव्यक्त करता है, वही कला होता है। हम जो अपने आसपास चीज़ें देखते हैं और हमको जो बहुत खूबसूरत लगती है, इसके बाद उसको हम बोलते हैं, या उसी को हम अपने कागज़ पे उतार लें, उसी को अपने घर में उतार लें, उसी को अपने ज़िंदगी में हम जो है अपना लें, वही कला है। सीधी सी बात है। कला के कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश
और स्थान। इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, मैं भी इसी ट्रिक से याद की थी, आप लोग को बता रही हूँ। रेखा ने आप रखा प्रश्न, रेखा ने अपने आप प्रश्न रखा, ठीक है। रेखा ने आप रखा प्रश्न। अब आपको जो है रेखा मतलब क्या, एक मिनट में पेंसिल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए, ये, और इसका कलर भी चेंज कर लेती हूँ। जैसे रेखा है तो रेखा क्या है, रेखा हो गया ये रेखा, थोड़ा पतला कर लूँ मैं, बहुत मोटा है, ये रेखा हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ने मतलब क्या हो गया, नमूना, नमूना हो गया। फिर क्या है, आ मतलब आकार हो गया। फिर रा मतलब रंग हो गया। फिर खा कुछ नहीं रखा है। फिर प्रा मतलब प्रकाश हो गया। और फिर ये शा मतलब स्थान हो गया, ठीक है। तो ये आपके ट्रिक हो गई, क्या, रेखा, नमूना, आकार, प्रकाश, रंग, स्थान, ठीक है। अब तो मैं, हाँ, ये पोत हो गया। ये आपका जो था ना, ये आ से आकार था और पा से था क्या, पोत। ये आपके मैंने ट्रिक लिखी थी, मैंने आपको बता दी। क्या है, रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान। रेखा ने आप रखा प्रश्न, रेखा ने अपने आप से, आप मतलब क्या होता है, अपने आप होता है ना, रेखा ने आप रखा प्रश्न। तो ये आप याद कर सकते। तो या मैंने एक बार चंद्रा जी का क्लास लिया था, उसमें भी कुछ था, मुझे याद नहीं है, कोई ट्रिक थी, मुझे याद नहीं है, मुझे मतलब थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें याद नहीं होती हैं, इसलिए मैं आसान सी चीज़ें रखती हूँ, याद करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। अब चलो एक एक सुनते हैं फटाफट से। रेखा कोई एक प्रकार की रेखा जो दबाव डालती है, जो कि डिजाइन की विशेषता में योगदान करती है। रेखा हमारी आँखों के अनुरूप कार्य करती है, यहाँ तक कि जो सादी रेखा होती है, सिंपल रेखा होती है, वो किसी न किसी प्रकार के संवेग को प्रतिक्रिया देती है। विभिन्न प्रकार की रेखाओं के साथ कुछ न कुछ भाव अंतरात्मा जुड़ी हुई होती है, जिसका जुड़ाव हम महसूस कर सकते हैं। अतः किसी भी कमरे का विचार या मूड बताने में रेखाएं अपना अहम योगदान रखती हैं, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो रेखा होती है, ये जो होती है, ये एक हिसाब से जिस भी तरह से आप जो है उसमें कमरे में या कपड़े में किसी भी चीज़ में जिस हिसाब से आपको रेखा आपका पहना जाएगा, लंबा, चौड़ा, छोटा, मोटा, उस हिसाब से कमरे को या उस हिसाब से कपड़े को दर्शाता है। रेखाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, सीधी रेखा, वक्र रेखा। सीधी रेखा होती है, जैसे मान लो ये सीधी रेखा हो गई, ठीक है, वक्र रेखा हो गई, ठीक है, या जो है आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। ये सारी रेखाएं होती हैं। कई प्रकार की रेखाओं का जन्म होता है। सीधी रेखा को हम लोग जो है, जो सीधी रेखा होती है, लंबवत रेखा होती है, क्षैतिज रेखा होती है, जो भी रेखाएं होती हैं उस पर जो है हम लोग कुछ भी किसी भी तरीके से जो है उस रेखा को उपयोग कर सकते हैं, और उस उपयोग करके रेखा को हम लोग अपने कमरे को छोटा, बड़ा, लंबा, पतला, मोटा दिखा सकते हैं। लंबी रेखाएं खींची जा रही हैं तो लंबा दिखेगा, क्षैतिज रेखाएं खींची जा रही, ये क्षैतिज मतलब ये हो गया, तो आपका क्या हुआ, चौड़ा दिखेगा। इस तरह से रेखाओं का उपयोग करके हम अपने कमरे को, हम अपने कपड़े को, हम अपने घर को व्यवस्थित कर सकते हैं। सीधी रेखा, एकदम सीधी व ऊंची रेखा शक्ति के दबाव में अभिव्यक्त करती है, ठीक है। यहाँ प्रतिष्ठित पुरुष को जो है दर्शाती है, मतलब जो प्रतिष्ठित पुरुष होता है उसको दर्शाती है। वर्तमान समय में नीचे छत वाले घरों में लंबवत रेखा का उपयोग किया जाता है ताकि कमरा ऊंचा दिखाई दे। जैसे आप मान लो आप छोटे आकार के हो, कोई भी छोटे आकार का हो, मैं नहीं कह रही आप, कोई भी छोटे आकार का हो, मान लो जैसे मैं हूँ तो ठीक ठाक साइज है, लेकिन मान लो कोई छोटा बच्चा है, मोटा बच्चा है, उसको थोड़ा लंबा दिखाना तो क्या करेंगे, लंबी रेखा पहनाएंगे। लेकिन अगर कोई मोटा कोई अगर वो है, बहुत लंबा है, जैसे किसी का साइज इतना लंबा हो जाता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता, उसको क्षैतिज रेखा का कपड़ा पहनाया जाता है।
ठीक है। फिर क्या है, वक्र रेखा गोलाकार रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान भी होती है, जैसे ऐसे भी होती है और ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है। प्रदर्शित करते किसी भी रूप का रेखा का उपयोग किया जाए इसमें आकर्षक उत्पन्न करने की तीव्र शक्ति होती है। रेखा से ही डिजाइन बनता है, सबको पता है, रेखा से ही नमूना बनता है, सबको पता है। तो रेखा के अंदर ये जो है क्षमता होती है कि रेखा चाहे जैसे जो है कमरे को, व्यक्ति को, कपड़े को एकदम से निर्धारित कर सकती है। फिर टेढ़ी मेढ़ी, मैं इसको मिटा देती हूँ ना, थोड़ा सा बहुत गंदा लगता है जब बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है तो। फिर क्या है, टेढ़ी मेढ़ी क्षैतिज जो रेखाएं होती हैं, तिरछी रेखाओं का संयोजन जो होता है, यह नाटकीय और उत्तेजना को प्रतीत करता है। मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी जो रेखाएं होती हैं, ये नाटक और उत्तेजना, उत्तेजना मतलब चाहे गुस्सा वाला उत्तेजना हो, प्रेम वाला उत्तेजना हो, कोई वाला उत्तेजना हो, उसको ये प्रकट करती है। दबाव रेखा, ये रेखा के प्रकार चल रहे हैं, लंबवत रेखा, क्षैतिज रेखा, तिरछी रेखा, वक्र रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा और दबाव रेखा। तो वक्र रेखा हम लोग जान गए कौन सी होती है, अभी मैं आपको सब दिखा देती हूँ शेप सब रेखा का। लंबवत भी जान गए हम लोग, क्षैतिज भी जान गए हम लोग, तिरछी भी रेखा हम लोगों ने समझ रखी है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा मतलब वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा का क्या मतलब, ऐसे वैसे, जैसे मान लो आपने ऐसे लेकर चले गए, ऐसे ऐसे लेकर चले गए, ऐसे ऐसे लेकर चले गए, तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं हैं। ठीक है। इसके बाद दबाव रेखा क्या होती है, दबाव रेखा बहुत ही अधिक रेखाओं को एक साथ व्यक्त की जाती है। बहुत ढेर सारी रेखाएं हैं, उनको क्या किया, एक साथ डाल दिया जाएगा। ऐसे मान लो कि आपकी एक ये रेखा है, उसके साथ ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो ये क्या है, ये दबाव रेखा है कि एक साथ बहुत सारी रेखा को एक कपड़े पर या एक घर में उतार दिया जाए। जो आँखों में, जो आप देखोगे तो आपको आँखों में सबसे अधिक तीव्र लगता है, मतलब देखने में जो लगता है वो ठहराव लगता है, मतलब कि अब उसी रेखा पर नज़र पड़ ही जाती है। शरीर की आकृति पर बल दिया जा सकता है इससे, मतलब अगर आपका मोटा पतला छोटा मोटा जैसे भी दिखाना है इसके हिसाब से दिखाया जा सकता है। शरीर की आकृति का दोष भी छिपाया जा सकता है। यदि चेहरे पर बल केंद्रित कर देंगे तो चेहरा खराब हो जाता है। जैसे बल का मतलब क्या है, आपको गुस्सा लग जाए और आप माथे सिकोड़ लो, एकदम से ऐसे गुस्से वाला मूड बना लो, तो क्या होता है, चेहरा बहुत गंदा सा दिखता है ना। या बहुत तेज हंसने लग जाओ मुंह खोल के हा 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 वाला, तो क्या होता, तो भी चेहरा खराब लगता है। लेकिन अगर हल्की सी मुस्कुराहट हो तो क्या लगता है, चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है। तो दबाव और रेखा का मतलब यही होता है कि जो है इस दबाव रेखा से बिल्कुल ध्यान केंद्रित हो जाता है उस व्यक्ति पर जो इस चीज तरह के कपड़े पहना रहता है, और वह देखने में सुंदर लगता है। कई बार सुंदरता भी ये बना सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत मोटा है और उसके बगल के साइज में तमाम दबाव रेखाएं बना दी जाती हैं, तो उससे क्या होता है, अगर वो वक्र रेखाएं दबाव वाली बनाई थी तो थोड़ा वो व्यक्ति, औरत पतली दिखती है। ठीक है। वही अगर वो उल्टा वक्र बन जाए, जैसे मान लो एक जो है कुर्ता है, अब कुर्ते में अगर ऐसे वक्र बन जाए तब वो औरत पतली दिखेगी, लेकिन वही कुर्ते पर अगर ऐसे वक्र बने हो तो औरत और मोटी दिखेगी। ठीक है। तो ये दबाव रेखा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि सजावट में धारियों का उपयोग, धारियां भिन्न भिन्न चौड़ाई, रंग और उनकी व्यवस्था के कारण नए नए खूबसूरत हर समय प्रस्तुति में सामने रहती हैं। धारियाँ केवल खूबसूरती ही नहीं जबकि वह प्रभाव भी छोड़ती हैं। धारियाँ सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगती, यह प्रभाव भी छोड़ती हैं। ठीक है। जो धारियाँ मतलब जो लाइन वगैरह बनती हैं, ये खूबसूरत तो होती ही हैं, साथ में यह जो है अपना एक प्रभाव छोड़ देती हैं। मतलब कपड़े पर देख के ही लगता है कि कपड़ा बढ़िया वाला है, या डिजाइन है, या बढ़िया जो भी है। ठीक है। फिर क्या है, स्वरूप आकार और स्वरूप दोनों शब्दों को एक दूसरे से इस तरह से जोड़कर उपयोग में लाया जाता है कि उसमें अनेक अर्थ थोड़ी थोड़ी भिन्नता पर होते हैं। जैसे जब रेखाएं किसी स्थान पर जुड़ती हैं तो उसके फलस्वरूप बाहरी रेखा जो है दूसरा आकार निर्मित कर लेती है।
ठीक है। दो आयामी तीसरे आयाम को जोड़ता है तो वह दूसरा स्वरूप आ जाता है। आकार को नमूने के रूप में समझा जाता है तो यानी उसको पैटर्न कहा जाने लगता है। तो क्या है कि स्वरूप आकार और स्वरूप दो शब्दों को या दो रेखाओं को एक साथ मिला दिया जाए तो वो अलग अलग सी जो है स्थान अपना जो है व्यक्त करती हैं। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ उसके रेखाओं के, ठीक है, ताकि आप लोगों को कुछ वो क्लियर हो जाए। ये देखो, ये है खड़ी रेखा, ये है खड़ी रेखा, ये है क्षैतिज रेखा या पड़ी रेखा, ये है तिरछी रेखा, ये है पूर्व वर्गाकार रेखा, ये है अर्धचंद्राकार, ये एस आकार की रेखा है और ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। इसी में दबाव वाली रेखा जान जाओ कि ऐसे एक रेखा रहेगी, उसी पर तमाम डिजाइन बनी रहेगी, ठीक है। इसी को दबाव रेखा कहते हैं, ठीक। ये रेखा मुझे आपको बताना था, ठीक है। फिर क्या है, हम लोग कहाँ पर थे, हम लोग नंबर 2 पर ही थे, हाँ यहीं पर थे हम लोग, ठीक है, हम लोग यहीं पर थे। फिर क्या कह रहा है ये कि चौकोर और आयताकार रेखा या खड़ी वाली रेखाओं के सहयोग से बनती हैं। यह गंभीरता और प्रतिष्ठित पुरुष के चरित्र को प्रभाव में लाती है। जैसे कि जो चौकोर होती है रेखा और जो आयताकार रेखा होती है, यह खड़ी वाली रेखाओं के सहयोग से बनती है। जैसे ये खड़ी रेखा है ना, ये खड़ी रेखा है, इसको ऐसे मान लो, ये तो पड़ी रेखा होगी, इसको खड़ी रेखा से बन रहा है। यह गंभीरता और प्रतिष्ठित पुरुष का चरित्र दर्शाती है। जो खड़ी रेखा से बनता है ये क्या बनता है, ये गंभीरता और जो है प्रतिष्ठित पुरुष का चरित्र को दर्शाता है। कौन सा, ये खड़ी रेखा से बना हुआ जो है जो डिजाइन है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग आएंगे नंबर 3 पेज नंबर पर, ठीक है। आप लोग बहुत घबराइएगा नहीं, मैं बहुत अच्छे से बता दूंगी, परेशान नहीं होना है। त्रिभुज या पंचकोण और 6 कोण स्वरूप की होती हैं जो रेखाएं या खड़ी, आड़ी और तिरछी रेखाओं से बनती हैं, या गति व जीवन का प्रतीक होती हैं, गोल व अंडाकार या वक्र रेखा के द्वारा बनती हैं। ये नाजुक लोच में स्त्री चरित्र के प्रकाश में लाती। क्यों स्त्री चरित्र को प्रकाश में लाती हैं, क्योंकि ये कैसी होती हैं, ये होती हैं खड़ी, आड़ी, तिरछी रेखाओं से बनती हैं। ये त्रिभुज या पंचकोण। अब त्रिभुज अगर आपको बनना है तो त्रिभुज ऐसे बनेगा, तो एक पड़ी रेखा ले ली और 2 तिरछी रेखा ले ली, ये त्रिभुज हो गया। या आपको पंचकोण बनाना है तो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, तो इसमें क्या है, ये तिरछी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, पड़ी रेखा और तिरछी रेखा, तो ये स्त्री जीवन को जो है दर्शाता है। क्यों ऐसे गोल या अंडाकार भी इसमें है, गोल या इसमें अंडाकार भी है। क्यों ये स्त्री जीवन को दर्शाता है कि ये लोचमय है। आप किसी भी तरह से इसको आप बना सकते हो भाई। अगर एक आपको सिर्फ और सिर्फ आयताकार चीज़ें बनानी हो तो आपके पास एक जो है सिर्फ आयताकार चीज़ें अगर आपको बनानी हो तो आप क्या करोगे, आपके पास एक वो है नियम है कि आप यही बना सकते हो। लेकिन अगर आपको पंचकोण बनाना हो, त्रिभुज बनाना हो, गोला बनाना हो, अर्धगोला बनाना हो, तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हो भाई। आप अर्धगोला ऐसे बनाओ, आप अर्धगोला ऐसे बनाओ, अर्धगोला ऐसे बनाओ, अर्धगोला ऐसे, आप ऐसे, चाहे जैसे बनाओ। तो ये लोचमय को जो है प्रस्तुत करता है, ठीक है, ये लोचमय दिखाता है, लोचमय को दर्शाता है, ठीक है। फिर क्या है, अब ये आप क्या आ गया, ये अभी तक चल रहा था किसमें, अभी तक आपकी ये रेखा में चल रहा था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पोत। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे पोत। अब पोत का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेखा और आकार, करीब करीब आकार भी रेखा में ही आ गया है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पोत। पोत का मतलब क्या होता है, नहीं हम लोग पढ़ेंगे पहले स्वरूप पढ़ेंगे, हाँ हम लोग पहले पढ़ेंगे स्वरूप, पहले पोत नहीं पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वरूप। स्वरूप क्या होता है, स्वरूप जो होता है ये आपका जो है
दो शब्दों से मिलकर यह बनता है। इनमें थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। मैंने इसको पहले ही बताया स्वरूप को। 1 मिनट में यहाँ पर आ जाऊँ। ये मैंने आपको यहीं पर बताया स्वरूप कि क्या है। स्वरूप देखो क्या लिखा हुआ है, स्वरूप आकार। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर स्वरूप, ये देखो स्वरूप। स्वरूप जो होता है वो आकार और स्वरूप को, दोनों शब्दों को एक दूसरे से मिलाकर लेकर चलता है। इसका जो है जो काम होता है वो क्या होता है कि आकार देना, शेप देना किसी चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या करता है भाई, आयताकार है, कोणीय है, चक्राकार है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, स्वरूप हैं। और जो आयताकार और वर्गाकार होते हैं ये बढ़िया पुरुष के चरित्र को दर्शाते हैं। स्वरूप मैंने पहले बता दिया था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग कहाँ आए थे, हम लोग नेक्स्ट पढ़ रहे थे, पोत पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पोत पढ़ रहे थे। तो पोत क्या है, पोत पदार्थ कुछ भागों का मिश्रण होता है, जैसे ग्रेनाइट का दानेदार पोत। वस्तु की कठोरता व हल्कापन भी पोत को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि यह सत्य है कि गुण को प्रभावित करता है। कभी कभी पोत शब्द का उपयोग तभी भी किया जाता है जब वायु पोत का क्रम उत्पन्न करती है और बिजली चमक जाती है। देखो पोत का सीधा सीधा आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि पोत का मतलब ये होता है कि जो है जब कुछ खुरदुरे और मोटे जो है देखने में महसूस होते हैं, कठोर महसूस होते हैं, तो उसमें पोत के गुण पाए जाते हैं। चिकने और महीन पोत औपचारिक रूप से वैभव का प्रतीक होते हैं, लेकिन जो है पोत का मतलब होता है कि छूने पर आपको फील हो, कुछ चीज़ फील हो। कुछ भागों का मिश्रण जो है जो पोत कहलाता है वो क्या है, ग्रेनाइट का दानेदार पोत। प्रारंभ में पोत केवल वस्त्र तंतु तक ही सीमित रखा गया था, किंतु अब पोत शब्द का उपयोग कला के क्षेत्र में हर जगह किया जा रहा है। जैसे स्पर्श से संवेदना से जो है उसको स्पर्श संवेदना से पता चल जाता है कि जो है ये पोत है या प्लेन है। ठीक है, फिर प्रकाश का परावर्तन, भाई जब वो उसमें कटिंग रहेगी, उसमें जो है कुछ ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी तो क्या होगा, प्रकाश जब उस पर पड़ेगा तो थोड़ा इधर उधर वो परावर्तित होगा। ठीक है, बढ़ेगा। फिर माप द्वारा, भाई माप द्वारा भी जो है पोत को नापा जा सकता है। जैसे विलासतापूर्ण पोत जो वैभव, विशेषज्ञ अलंकरण और उच्च कुशल कारीगरों के जो है रूप को दर्शाता है, उन्हें सामान्य घरेलू पोत के साथ उपयोग में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, जैसे कह रहा है ऐसे विलासतापूर्ण पोत जो वैभव, विशेषज्ञ अलंकरण और उच्च कुशल कारीगरों को दर्शाते हैं, उन्हें सामान्य घरेलू पोत के साथ उपयोग में नहीं लाना चाहिए। भाई जो चीज़ अच्छी है उसको आप गलत चीज़ों, खराब चीज़ों से मिला दोगे तो वो अच्छी चीज़ भी तो खराब हो जाएगी। तो ऐसे चीज़ों को एक दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए। लकड़ी के विभिन्न प्रकार के, कई प्रकार के पोत में कई गुणवत्ता पाई जाती है। इनका चुनाव और जो है जो संयोजन करना है बड़ा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि महीन ग्रेन वाली लकड़ी व मोटी व भारी लकड़ी का जो पोत होता है वो जो है उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। एक सुंदर चित्र वाली जो है अखरोट की लकड़ी अगर है तो वह खुरदुरी है, कठोर है, ओक की लकड़ी के साथ आराम जो है प्रद में नहीं लाई जा सकती। ठीक है, जो महीन चीज़ें हों, जो महीन जो है हाथ देखने में छूने में लगे वो आपको उपयोग करना है, जो कठिन लगे, कड़ा लगे वो आपको उपयोग नहीं करना है। ये पोत का अर्थ है। ठीक है, पोत क्या है समझ गए आप लोग। पोत क्या है, पोत है, मैं यहाँ पर एकदम साफ साफ आपको लिख कर बता दूं कि पोत का मतलब होता है, पोत का मतलब होता है, पोत का अर्थ होता है छूने में खुरदुरा लगे। ठीक है, वही होता है पोत। ये एक सीधी सी बात है, बस अंतर इतना है कि जो बहुत ज़्यादा खुरदुरा होगा वो उतना अच्छा पोत नहीं होगा, और जो कम खुरदुरा होगा वो अच्छा पोत होगा। ठीक है, तो जो छूने में खुरदुरा लगे वो पोत होता है। अब पोत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है देख लो। ये भूत लिख उठा है, इसको पोत कर लीजिएगा,
यहाँ पर हो जाएगा क्या, पोत। पोत का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चित्रकला में, मूर्तिकला में, भूमि आस्था में, आंतरिक सज्जा में। जैसे चित्रकला, जब चित्र वगैरह बनता है तो उसमें पोत का उपयोग किया जाता है। जब मोटा व आसमान रूप का उपयोग जो है करना होता है, लाना होता है स्थान को, तो वहाँ पोत का उपयोग किया जाता है। मूर्तिकला में मूर्ति की सतह के माध्यम से मूर्तिकार अपने भाव प्रस्तुत करता है। मूर्ति के पदार्थ जैसे लकड़ी, पत्थर, संगमरमर, मिट्टी आदि विभिन्न भाव प्रयुक्त करते हैं, तो विभिन्न पोत को योजनाबद्ध तरीके से लगाया जाता है और उससे जो है आपके जो मूर्ति होती है उसका भाव उत्पन्न होता है। उसी हिसाब से वास्तुकला में भवन निर्माण होता है। तो घर को जो निर्माण करने के लिए जो घर में उभार और गिराव लाया जाता है वो पोत के अनुसार लाया जाता है, तो वहाँ पर पोत का काम आता है। ठीक है, पोत का काम तो वैसे बहुत जगह आता है, अभी मैं गिनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, परेशान नहीं हो। अब भूमि स्थल सज्जा का क्या मतलब होता है कि भूमि स्थल सज्जा का मतलब होता है कि पोत सुंदरता प्रस्तुत करने का एक यंत्र है। एक मुख्य पोत का उद्यान में दबाव युक्त पोत के रूप में उपयोग में लाया जाता है। दबाव युक्त पोत का अत्यधिक दोहराव उत्पन्न किया जाता है। थोड़ी मात्रा में विभिन्नता स्थान को रुचिपूर्ण बनाती है। कि जब आपका पोत होता है जो खुरदुरा होता है, थोड़ा सा उभरा और थोड़ा सा दबा हुआ होता है, उसका एक अलग डिजाइन होता है जो भूमि स्थल सज्जा में, कैसे कहीं थोड़ा सा प्लेन रहा, फिर थोड़ा सा दरदरा हो गया, फिर थोड़ा सा प्लेन रहा, फिर थोड़ा सा दरदरा हो गया, तो ये एक अलग सज्जा को उभार के लाता है। आंतरिक सज्जा क्या है कि आंतरिक सज्जा का मतलब होता है, यद्यपि सामान्य महिलाओं में पोत का काफ़ी कम जानकारी होता है क्योंकि वो खुरदरी दीवार के सामने चिकने पोत का गलीचा या झालरदार पर्दा लगा देती हैं। कहने का मतलब जो खुरदुरी दीवार होती है तो उसके सामने खूब सुंदर चिकना पर्दा लगा दे, मतलब हल्का जो है एकदम चिकना पोत जो होता है उसको लगा देती हैं। वह अकेली वस्तु को सजाते समय उसका स्वयं का पोत व आसपास का स्थान के पोत का अध्ययन कराना आवश्यक होता है। जैसे धातु की कुर्सी पर जो है अगर कुछ लगाना है तो वहाँ पर पोत का जो है आ जाएगा, स्थान आ जाएगा। ठीक है, कह रहे मतलब जब सजाना हो, पर्दा वगैरह लगाना हो तो घर को इस तरह से सजाया जाए, देखने में घर बहुत सुंदर लगे। वहाँ पर जो पोत लगता है यानी कि वो जो वहाँ पर एक टेक्सचर बनता है। पोत मतलब क्या होता है, पोत मतलब होता है टेक्सचर। वहाँ का जो टेक्सचर हो वो थोड़ा सा खुरदुरा हो या प्लेन हो, जैसा हो वो वहाँ पर जो है वो समझ में आए। ठीक है, पोत का मतलब क्या होता है, पोत का मतलब होता है टेक्सचर। ठीक है, टेक्सचर कहते हैं ना, इसका टेक्सचर बहुत खुरदुरा है, इसका टेक्सचर बहुत प्लेन है, इसका टेक्सचर बहुत ऐसा है, तो पोत का मतलब होता है टेक्सचर। ठीक है, लेकिन अर्थ ये होता है कि जो छूने में थोड़ा खुरदुरा लगे तो वो पोत कहलाता है। ठीक है, अब पोत खुरदुरा मतलब ये नहीं, टेक्सचर तो चिकना भी होता है, प्लेन भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोत का मतलब होता है वो थोड़ा खुरदुरा से ही लेकर किया जा रहा है। फिर नमूना क्या है, नमूना 2 आयामी होता है, मतलब कि 2 डायमेंशनल होता है, या 3 आयामी 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, नमूना जो होता है डिजाइन को व्यवस्थित करने के लिए नमूना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नमूना जो होता है वो पोत यानी टेक्सचर और स्वरूप से तैयार किया जाता है। अतः कमरे को संपूर्ण व्यवस्थित करने के लिए नमूने की रचना की जाती है। नमूना मतलब होता है डिजाइन। नमूना मतलब क्या होता है, पैटर्न होता है, डिजाइन होती है। तो वही बता रहा है कि नमूना जो होता है वो ऐसा रखना चाहिए कि जो पोत होता है यानी जो टेक्सचर होता है उससे मिलता जुलता हो, अलग नहीं चलना चाहिए। नमूने का उपयोग क्या क्या होता है कि यदि नमूना जो होता है उदासीन पृष्ठभूमि के सामने लगा दिया जाए तो बढ़िया लगता है। नमूने को बड़े क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाए, कभी कभी इसके जो है अपवाद भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। नमूने का उपयोग एक रूपता प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए कौशल और रंग डिजाइन आदि का जो है इसमें भावना भी होना चाहिए। भाई नमूना के लिए, भाई कोई आप डिजाइन बना रहे हो तो आपको ये नहीं पता है कि काले के साथ सफ़ेद अच्छा लगेगा कि ये नीला अच्छा लगेगा, तो आप कैसे नमूना ढंग का बना पाओगे। नमूना तो बनाने के लिए ध्यान देना पड़ेगा ना, ऐसा तो है नहीं आप कुछ भी बना दोगे। ठीक है, फिर जो है
नमूने को तब तक प्रभावशाली तरीके से संयोजित किया जा सकता है जब वह संबंधित शैली और डिजाइन के माप का हो। जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमने अपने घर पे मधुबनी आर्ट करवानी है, तो मधुबनी आर्ट करवानी, तो मधुबनी के लिए मधुबनी के जैसा नमूना चाहिए ना। अब मधुबनी आर्ट के लिए मुझे चावल का कलर चाहिए, चावल को कलर करके मुझे पेंट करना है। और हमने क्या किया कि मधुबनी आर्ट के लिए क्या नमूना जो है, जो नमूना मधुबनी आर्ट में बनता है उसको छोड़कर मैं नाचती गाती जो है वो बना दे रही हूँ, बिल्ली कुत्ता बना दे रही हूँ, तो क्या वो मधुबनी आर्ट में नहीं आएगा ना। तो नमूना ऐसा चुनना चाहिए, कलर ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे जो है उस डिजाइन से संबंधित, जो कमरे में हम कर रहे हैं उससे संबंधित हो। ठीक है। ज्यामितीय नमूनों को फूलों वाले नमूने के साथ उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। जिस प्रकार किसी कमरे के नमूने के अभाव में निरस्ता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार बहुत से अधिक नमूने जो है ऐसे होते हैं जिसको यूज कर लो तो बेचैनी और उत्तेजना जो है उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ऐसे नमूने उपयोग करना चाहिए जिससे जो है प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत हो। जैसे कुछ का डिजाइन ऐसी होती है ना जो देखकर बहुत उलझन सी मचती है। जैसे मान लो कोई मारने धारने वाला जो है वो पिक्चर वगैरह आ जाता है सामने, तो बहुत अजीब सा लगता है। या कभी कोई बच्चा वच्चा कुछ हो जाता है उसको, तो मन बहुत विचलित हो जाता है, पूरा दिन दिमाग अपसेट रहता है। तो ऐसे नमूने नहीं होने चाहिए। प्रसिद्ध डिजाइनर द्वारा अगर नमूने बनाए जा रहे हैं तो उसकी नकल भी की जा सकती है। उस नकल को जो है करके वो अपने घर में लगाया जा सकता है ताकि घर सुंदर लगने लगे। नमूने की कोई निश्चित विशेषता या भाव अभिव्यक्त होना चाहिए। जैसे किसी नमूने को देख लो तो खुशी महसूस हो, किसी को देख लो शांति लगे, किसी को देख लो तो खुशियाँ महसूस हो। ठीक है। अब अच्छे नमूने की विशेषता क्या होती है? अच्छे नमूने की विशेषता क्या होती है ये मैं बताती हूँ आपको। ठीक है। अच्छा नमूना क्या होता है? अच्छा नमूना वह होता है जिस नमूने का पहचान करने का ज्ञान होना चाहिए। अच्छे नमूने वही होते हैं। ठीक है। व्यक्तिगत वस्तु या इकाई पर अति उत्तम डिजाइन होनी चाहिए। दोहराव वाले नमूने सूक्ष्म बने होने चाहिए ताकि नमूने स्पष्ट रूप से उभर सकें। नमूने में निश्चित विशेषता या व्यक्तित्व होना चाहिए। नमूने की डिजाइन की तकनीक में वास्तविकता होनी चाहिए। नमूना सज्जाकार या शिल्पाकार होना चाहिए। सज्जाकार मतलब कि सजाऊ युक्त, शिल्पाकार मतलब शिल्प मतलब होता है कला होती है जो पत्थर पर की जाती है। शिल्पाकार की प्रसन्नता का परिचायक होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए किसी दीवार वगैरह पर आप करवा रहे हैं तो वो खूबसूरत लगना चाहिए। ठीक है। या आप किसी कपड़े वगैरह बनवा रहे हैं तो भी खूबसूरत लगना चाहिए। नमूने की रेखा व आकार में एक रूपता होनी चाहिए। मतलब नमूना जो बना है जाए वो ये नहीं कि रेखा जो है कहीं और भाग रही है, डिजाइन कहीं और भाग रही है, नमूना कहीं और भाग रहा है। सब में जो है मेल होना चाहिए। ठीक है। नमूने में सब में एक मेल होना चाहिए। फिर क्या है? फिर है आपका नेक्स्ट क्या है? एक मिनट, नेक्स्ट मैं ले आऊं। ये आपका अच्छे नमूने का विशेषता हो गया था। ठीक है। अब क्या आएगा? अब आएगा स्थान। कला के तत्व के रूप में स्थान का अर्थ दृष्टिगत रूप से कमरे में आकार की वृद्धि करना और कमरे को आराम और खूबसूरत दर्शाना होता है। जैसे स्थान मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको फ्लावर वास सजाना है तो चारों कमरे में कमरे के चारों कोने आप सजा रहे हो, तो एक कोने पे रखे, फिर दूसरे कोने पे रखे, फिर तीसरे कोने पे रखे, फिर चौथे कोने पे रखे, तो ये पूरा स्थान आपका दर्शा रहा है। ये आपका एक स्थान जो बीच में बचा हुआ है उसको दिखा रहा है। लेकिन अगर आप जो है क्या पूरे कमरे में ही गमला भर के रख दो, फ्लावर वास भर के रख दो, तो क्या वो खूबसूरत लगेगा कमरा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो स्थान का मतलब यही होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? देखो इतने थोड़े में मैंने खत्म कर दिया। पार्ट इतना बड़ा है, लोग इसी में 3 दिन पता नहीं क्या 3 दिन लगाते हैं। अभी मैं थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगी, ऐसा नहीं कि ख़त्म करने जा रही, थोड़ी सी और चीज़ें बताऊंगी। पहले हम लोग स्थान पढ़ लेते हैं, स्थान, इसके बाद हम लोग प्रकाश पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो स्थान और क्या है कि फर्श से छत तक का कांच का पर्दा उपयोग किया जा सकता है। कमरे में विशिष्टता का अनुभव होता है। इसी प्रकार जो है कुछ उपकरण जैसे दर्पण है, गहरे जाते हुए मतलब देखने वाले चित्र हैं,
पेंटिंग है, सीनरी है, वॉलपेपर है, ये सब उपयोग में लाए जा सकते हैं। लेकिन एक खाली स्थान बना के रखना चाहिए। मान लीजिए आपने दीवार पर फोटो फ्रेम लगा रखा है, जैसे मान लो आपने दीवार में फोटो फ्रेम लगा रखा है, तो एक आपने यहाँ लगा दिया, एक आपने यहाँ लगा दिया, एक आपने यहाँ लगा दिया, तो इसके बीच में बराबर स्थान है और ये अब स्थान बराबर है, ठीक है। फिर कुछ दूर बाद आपने कुछ दूर इतना कुछ जगह छोड़ दिया, फिर आपने यही शेप ऐसे ऐसे और ऐसे ले लिया, तो ये सुंदर लगेगा। लेकिन आप उसी में गुजी मोजी करके पूरे दीवार में आप लगा दोगे तो वो खूबसूरत नहीं लगेगा, ठीक है। फिर क्या है, फिर ये है कि जो आपका स्थान है वो ऐसा रखना चाहिए कि फर्श अधिक से अधिक खुला रहे, ताकि चलने में, कारपेट बिछाने में आराम लगे। कमरे का पार्टीशन हो सके, अगर कभी करने का मौका लगे तो आराम से लगे। खुला देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, घर हो या कमरा हो, कुछ भी हो। अब प्रकाश आ जाते हैं। प्रकाश उपयोगी तत्व होने के साथ साथ कला के तत्व के रूप में भी बहुत उपयोगी है। सुंदरता के लिए प्रकाश बहुत आवश्यक है। अगर आपका कमरा बहुत बड़ा है, उसमें ढंग का रोशनी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। आपके बड़े कमरे से बड़ा कमरा आपका बेकार ही लगेगा। लेकिन अगर आपका कमरा बहुत बड़ा है और आपने बहुत अच्छी रोशनी की व्यवस्था रखी है, तो कमरा बहुत सुंदर है। अगर आजकल तो जो है तमाम प्रकाश वाले जो है सजावटी आते हैं, बल्ब लगा दो तो वो अलग से जो है डिज़ाइन देता है, आप शैडो वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे प्रकाश को बढ़ाती हैं। इससे क्या होता है, इससे घर बहुत ही खूबसूरत लगता है, घर की चमक दमक सब बढ़ जाती है। प्रकाश से खिड़कियां जैसे हैं, तो खिड़कियों से प्रकाश आता है तो घर खिल उठता है। कमरे में प्रवेश करने वाले सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, बहुत कुछ फ़ायदा होता है। फ़ायदा होने के साथ साथ एक शोभा भी आप ड्राइंग रूम की आपके बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद दीवारों पर बहुत अधिक जो खिड़कियां बनाई जाती हैं, कमरे खिड़कियों की में जो अधिक संख्या से बनाई जाती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती है। पहले तो देखने में अच्छी लगती है, दूसरे प्रकाश की जो है मात्रा है वो ज़्यादा आती है खिड़की के माध्यम से। अब आजकल तो सबके घर में करीब करीब जो है प्रकाश खिड़की ज़्यादा लग रही है, ऐसा नहीं है, सबके घर में खिड़की ज़्यादा लग रही है, ठीक है। अब मैं कुछ तत्व नोट करके रखी हूँ, मैं उसको भी आपको बताऊंगी। ये रेखाएं देख लीजिए, खड़ी रेखा, आड़ी रेखा का कैसे है, ये कैसी रेखा है, रंबीधारी है। फिर जो है एक ये लंबी धारी है, एक ये लंबी धारी है, ये चौड़ी धारी है, एक ये चौड़ी धारी है, ठीक है। ये चौड़ी धारी जो है ये थोड़ी कम जगह वाली है, और ये जो चौड़ी धारी है ये मोटी जगह वाली है। ये जो पतली धारी है ये कम जगह वाली है, ये जो मोटी धारी है ये ज़्यादा जगह वाली है। इसको क्या बोलेंगे, ये चपटी टाइप की बोल देंगे इसको। जिसमें जगह ज़्यादा दिख रही है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चपटी टाइप की बोल देंगे, और जिसमें जगह कम दिख रही है उसको हम लोग गोल गोल मोटी टाइप के बोलेंगे, ठीक है। ये आपकी रेखाएं हैं, ठीक। इसके बाद में हमने और भी कुछ लिया है। ये देखिए, ये रेखा कौन सी रेखा है, ये ऐसी रेखा है जो कि कुछ पता नहीं कि कौन से शेप की हो, ठीक है। ये जो है रेखा जो होती है ये वक्र रेखा की तरह से जो है इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी बनी रहती है। ये सारी रेखाएं आप देख सकते हो, रेखाएं सब आपको दिख रही हैं आपको, इसीलिए मैंने फ़ोटो लगा रखा है, रेखा देख लो, ठीक है। इसके बाद में मैंने कुछ फ़ोटो लगा रखी है। देखिए ये पोत यानी टेक्सचर की बात हो रही है। हवादार होना चाहिए, फोफलेदार भी होना चाहिए, बुलबुलेदार भी होना चाहिए, छिद्रयुक्त भी होना चाहिए, झुर्रीदार भी होना चाहिए, नलीदार भी होना चाहिए, दानेदार भी होना चाहिए, नाजुक भी होना चाहिए, ओस युक्त भी होना चाहिए, धुंधला भी होना चाहिए, झिल्लीदार होना चाहिए, पतला दृढ़ स्पंज युक्त होना चाहिए, झुर्रीदार होना चाहिए, कड़ युक्त होना चाहिए, शीशे जैसा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में बालदार होना चाहिए, चमड़े जैसा होना चाहिए, गांठ जैसा होना चाहिए, जालीदार होना चाहिए, दलदल के समान होना चाहिए, बिल्लौरी के समान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है बालों वाला होना चाहिए, ठीक है, रोएदार होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, दरार युक्त होना चाहिए, कुरमुरा होना चाहिए, छल्लेदार होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, कोमल होना चाहिए, धूल युक्त होना चाहिए, पंख युक्त होना चाहिए, महीन होना चाहिए, लोच में होना चाहिए, झालरदार होना चाहिए,
चिकना होना चाहिए, नालीदार व पोल वाला होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए, लेस युक्त होना चाहिए, सतही होना चाहिए, संगमरमरी होना चाहिए, धातु के समान होना चाहिए, कांटेदार होना चाहिए, शिखर युक्त होना चाहिए, छिद्र युक्त होना चाहिए। ये सब तरह के पोत होते नहीं, टेक्सचर होते हैं। ठीक है, तो कला के कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेखा, नमूना, पोत, आकार, रंग, प्रकाश, स्थान। इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? रेखा ने आप रखा प्रश्न, रेखा ने आप रखा प्रश्न, रेखा ने अपने आप प्रश्न रखा। रा से रेखा, ना से नमूना, आ से आकार, पा से पोत, रा से रंग, प्रा से प्रकाश, सा से स्थान। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई मेरे ख्याल से कि बस यही चीज़ है सब कला वाला में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस जानते हैं क्या है, बस ये फालतू के इसमें जो है ये बुक है, तो बुक में थोड़ा सा आपको इस तरह से बना कर देता है कि आप चाहे इसको जो भी पढ़े, जो है थोड़ा जो ज़्यादा देर में समझता है वो पढ़े, चाहे जो जल्दी देर में समझता है वो पढ़े, सबके लिए सामान्य है। ठीक है, यही ये बुक का काम है, इसीलिए बुक में इतना बढ़ा चढ़ा कर दिया जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसमें ना हो, इसमें मैंने सब कुछ बता रखा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने छोड़ी हो। अब सोच लीजिए, सोच ये लीजिए कि कम से कम आपकी 2 घंटे की क्लास मैंने आपकी 40 मिनट में करा दी है। तो इसलिए अब आपसे 2 क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि टेक्सचर के कोई 5 प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन, टेक्सचर के कोई 5 पदार्थ बताइए। और दूसरा ये है कि अगर कोई मोटी महिला है तो उसको किस प्रकार के रेखा के वस्त्र पहनने चाहिए जिससे वो पतली लगे। 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ये दोनों क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, या आप टेलीग्राम पर जाइए वहाँ दीजिए, या टेलीग्राम से आप मेरे ग्रुप पर जुड़ जाइए वहाँ दीजिए। मेरे ग्रुप पर आप ज़रूर जुड़िए, आपको ग्रुप पर जुड़ने से क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। आपको जो है वहाँ पर NCERT की सीरीज़ मिलेगी, वहाँ पर आपको बहुत सी नई चीज़ें भी मिलेंगी, तो आपको वहाँ जुड़ना चाहिए। टेलीग्राम पर आपको इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आपको जो है क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद अब लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग अपना प्यार ऐसे देते रहिए और मैं अपनी सेवा आप लोग को देती रहूँ। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।